24 दिसंबर 1999। जब पूरी दुनिया क्रिसमस की तैयारी में थी, जब बच्चे सपने देख रहे थे, जब घरों में रोशनी थी और दिलों में खुशी, तब एक हवाई जहाज के भीतर 37,000 फुट की ऊंचाई पर एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने पूरे भारत की नींद छीन ली। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, काठमांडू से दिल्ली, 176 यात्री, 5 अपहरणकर्ता और एक देश जो अगले 8 दिनों तक सांस रोककर बैठा रहा। यह सिर्फ एक हाईजैकिंग की कहानी नहीं है, यह उन अदृश्य लोगों की कहानी है जो पर्दे के पीछे, अंधेरे में, चुपचाप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसके बारे में दुनिया को आज भी पूरी सच्चाई नहीं पता। यह कहानी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, भारत के सबसे खतरनाक और सबसे अनुशासित दस्ते की। उन काले वर्दीधारी जांबाजों की जिन्हें ब्लैक कैट्स कहते हैं, जिनका एक ही काम है असंभव को संभव बनाना, जिनकी ट्रेनिंग में मौत एक रोजमर्रा का साथी है। और इस बार उन्हें एक ऐसा मिशन सौंपा गया था जो अगर सफल होता तो इतिहास बन जाता, और अगर नाकाम होता तो शायद हम आज यह कहानी नहीं सुन रहे होते। शाम के 5:18 फ्लाइट 814 काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ी। 2 घंटे की उड़ान। सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर थे, कुछ सो रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे। उड़ान के 30 मिनट बाद जब जहाज भारतीय आसमान में दाखिल हुआ, तब 5 परछाइयां एक साथ उठीं। उनके हाथों में थे हथियार। उनकी आंखों में था वो ठंडापन जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो जानते हैं कि वो क्या करने आए हैं। और उनकी आवाजों में था एक ऐसा हुक्म जिसने उस जहाज के भीतर हर एक इंसान की दुनिया पलट दी। बैठे रहो, हिले तो गोली मार देंगे। पायलट कैप्टन देवी शरण, एक अनुभवी, शांतचित्त इंसान, ने उसी पल दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश भेजा। एक गुप्त संकेत, हाईजैक। दिल्ली में जैसे बिजली गिरी। भारत सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आपात बैठक शुरू हुई। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सब एक कमरे में। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या? और उसी रात एक फोन आया, एनएसजी हेडक्वार्टर्स, मानेसर में। ब्लैक कैट्स को तैयार रहने का आदेश है। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल उस रात जानते थे कि यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह असली था, यह जानलेवा था, और यह भारत के इतिहास का सबसे जटिल बंधक संकट बनने वाला था। अपहरणकर्ता कौन थे? उनकी मांगें क्या थीं? पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े 5 लोग। इनका नेतृत्व कर रहा था एक शख्स जिसे बाद में दुनिया चीफ के नाम से जानेगी, इब्राहिम अख्तार। उनकी मांगें सीधी और खतरनाक थीं। मौलाना मसूद अजहर को रिहा करो, वो शख्स जिसे भारत ने जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया था। उमर शेख को रिहा करो, वो आतंकी जिसने बाद में पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की। और मुश्ताक अहमद जरगार को भी रिहा करो। 3 खतरनाक आतंकियों की रिहाई, बदले में 176 जिंदगियां। जहाज ने अमृतसर में उतरने की कोशिश की, और यहीं हुई पहली बड़ी चूक। वो चूक जिसे भारतीय सुरक्षा इतिहास आज भी एक दर्दनाक सबक के रूप में याद करता है। अमृतसर में जहाज उतरा, रात के अंधेरे में, लेकिन जमीनी अधिकारी तैयार नहीं थे। एनएसजी के कमांडो वहां पहुंचे, लेकिन इजाजत नहीं मिली। कोई स्पष्ट आदेश नहीं था, कोई एकीकृत कमान नहीं थी। 40 मिनट जहाज अमृतसर में खड़ा रहा। 40 मिनट जो शायद इतिहास का सबसे महंगा इंतजार साबित हुआ। और फिर जहाज ने उड़ान भरी, लाहौर की तरफ। भारत का मौका हाथ से निकल गया था। एनएसजी हेडक्वार्टर्स में उस रात का माहौल बयान करना मुश्किल है। कमांडो तैयार थे, हथियार तैयार थे, दिमाग तैयार था, लेकिन राजनीति, नौकरशाही और समन्वय की कमी ने उस मौके को छीन लिया था। वरिष्ठ अधिकारी जानते थे, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जहाज किसी और जगह उतरा, अगर फिर एक मौका मिला, तो इस बार चूकना नहीं है। लेकिन जहाज अब भारत की सीमाओं के बाहर था। लाहौर, दुबई, काबुल। जहाज एक देश से दूसरे देश उड़ता रहा। हर लैंडिंग पर नई मांगें, नया दबाव, नई तनातनी। दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ा गया, बीमार लोग, महिलाएं। लेकिन एक यात्री, रुपिन कात्याल, जो शादी के कुछ ही दिनों बाद अपनी नवविवाहिता के साथ उस जहाज में था, उसे अपहरणकर्ताओं ने बेरहमी से मार दिया।
उसका शव गलियारे में पड़ा रहा घंटों। यात्री उसे देखते रहे, रोते रहे और कुछ नहीं कर सकते थे। रुपिन कात्याल की नवविवाहिता पत्नी राचेल ने अपने पति की लाश के पास बैठकर वो रात गुजारी। यह सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं रही थी, यह एक इंसानी त्रासदी बन चुकी थी। आखिरकार जहाज पहुंचा कंधार, तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान। एक ऐसी जगह जहां भारत की कोई पहुंच नहीं थी, जहां कोई दोस्त नहीं था, जहां हर कदम अजनबी जमीन पर था। और यहीं से शुरू हुआ वो हिस्सा जो शायद सबसे कम जाना जाता है। एनएसजी को एक गुप्त आदेश मिला, कंधार में रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना तैयार करो। यह योजना बनाना आसान नहीं था, यह लगभग नामुमकिन था। सोचिए, आपको एक ऐसे देश में ऑपरेशन करना है जहां आपकी सरकार का कोई राजनयिक रिश्ता नहीं है, जहां जमीन आपकी नहीं है, जहां हवाई अड्डे पर तालिबान के सशस्त्र लड़ाके खड़े हैं, जहां अपहरणकर्ताओं के पास न सिर्फ यात्री हैं, बल्कि जहाज में विस्फोटक भी हो सकते हैं। और आपको यह ऑपरेशन ऐसे करना है कि एक भी यात्री को खरोंच ना आए। एक गलत गोली और सैकड़ों जाने, एक गलत कदम और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अकेला, एक गलत फैसला और इतिहास माफ नहीं करेगा। एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारियों ने रात दिन एक कर दिए। उन्होंने जहाज का मॉडल तैयार किया, एयरबस A300। उसका हर दरवाजा, हर खिड़की, हर गलियारा, कहाँ कितने यात्री बैठे हैं, कहाँ अपहरणकर्ता हैं, कॉकपिट की स्थिति क्या है, यह जानकारी जुटाना खुद एक मिशन था। गुप्त सूत्रों से, विमानन विशेषज्ञों से, पायलट कैप्टन देवी शरण द्वारा भेजे गुप्त संकेतों से हर जानकारी का एक एक टुकड़ा जोड़ा गया। कैप्टन देवी शरण, यह इंसान पूरी कहानी का एक असली नायक है। 8 दिनों तक अपहरणकर्ताओं की नाक के नीचे उन्होंने न सिर्फ यात्रियों को जीवित रखा, बल्कि लगातार भारतीय अधिकारियों को जरूरी जानकारी भेजते रहे। हर संकेत को समझकर, हर खतरे को टालते हुए, अपनी नसों में फौलाद भरकर। कंधार में एनएसजी की टीम गुप्त रूप से तैयारी में थी, लेकिन समस्याएं अनगिनत थीं। पहली, तालिबान की मौजूदगी। तालिबान के लड़ाके हवाई अड्डे पर थे, वो किसी भी ऑपरेशन में दखल दे सकते थे। वो खुद अपहरणकर्ताओं के सहानुभूति रखने वाले थे। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दुनिया भर की नजरें कंधार पर थीं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश सब देख रहे थे। एक भी गलती और भारत दुनिया में अलग थलग पड़ जाता। तीसरी, यात्रियों की हालत। 8 दिनों से बंधे, डरे, थके यात्री, अगर ऑपरेशन शुरू हो तो क्या वो सुरक्षित रह सकते थे? क्या घबराहट में कोई गलत कदम उठा लेता? और सबसे बड़ी समस्या, समय। भारत सरकार के भीतर भी मतभेद थे। एक खेमा कह रहा था, बातचीत करो, यात्रियों की जान बचाओ, समझौता करो। दूसरा खेमा कह रहा था, झुकना नहीं है, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का मतलब है आने वाले वक्त में और हमले। और एनएसजी बीच में खड़ी थी, इंतजार करते हुए, तैयार, पर आदेश के बिना। यह इंतजार शायद एनएसजी के इतिहास का सबसे कठिन इंतजार था। जब आप जानते हो कि क्या करना है, जब आपके हाथ में हुनर हो, जब आपके कंधे पर ताकत हो, और फिर भी आप सिर्फ इसलिए रुके हों क्योंकि राजनीति का फैसला आना बाकी है। एनएसजी के कमांडो उन दिनों क्या सोच रहे थे? वो इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी एक लाइन पर लगाने के लिए ट्रेनिंग ली है, वो इंसान जब रात को सोते हैं तो क्या सपने देखते हैं? एक वरिष्ठ एनएसजी अधिकारी ने बाद में कहा था, हम सब तैयार थे, हर कोई जानता था कि जाने का मतलब क्या है, लेकिन कोई नहीं हिचका, क्योंकि उस जहाज में 176 जिंदगियां थीं और हर एक जिंदगी के पीछे एक परिवार था जो इंतजार कर रहा था। भारत भर में वो परिवार इंतजार कर रहे थे। दिल्ली में एक मां रोज सुबह उठकर टीवी देखती थी, शायद आज कोई खबर आए। मुंबई में एक बूढ़े पिता ने मंदिर में अगरबत्ती जलाई। 8 दिन बिना नागा। चेन्नई में एक बच्चा रोज रात अपने पापा की फोटो को गुड नाइट कहता था। 7 दिन। 8वां दिन बातचीत चल रही थी। भारत के वार्ताकार कंधार में मौजूद थे। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए, एक बेहद असाधारण और विवादास्पद कदम। यह फैसला आज भी बहस का विषय है। क्या यह सही था? क्या एक विदेश मंत्री को खुद जाना चाहिए था? क्या इससे आतंकियों को ताकत मिली? लेकिन उस वक्त एक बात साफ थी, 176 जिंदगियां किसी सिद्धांत से बड़ी थीं। और एनएसजी का रेस्क्यू प्लान,
वो अभी भी टेबल पर था, तैयार, प्रतीक्षारत। 8वां दिन, 31 दिसंबर 1999। भारत ने फैसला किया, मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक झरगर, तीनों को रिहा किया जाएगा। यह निर्णय देश के लिए दर्दनाक था। यह एक ऐसी हार थी जो जीत की तरह दिखनी थी, क्योंकि यात्री घर वापस आएंगे। एनएसजी का रेस्क्यू प्लान, वो योजना जिसे इतनी मेहनत, इतनी रातों की नींद खोकर तैयार किया गया था, उसे दराज में बंद कर दिया गया। कमांडोज वापस लौटे, बिना ऑपरेशन के। क्या यह सही था? क्या एनएसजी ऑपरेशन कर सकती थी? क्या यात्री बच सकते थे? यह सवाल आज भी बेचैन करता है। सच यह है, कोई नहीं जानता। ऑपरेशन की सफलता की गारंटी नहीं थी। तालिबान की मौजूदगी, विस्फोटकों का खतरा, रात का अंधेरा, अजनबी जमीन, ये सब मिलकर एक ऐसा जोखिम बनाते थे जो शायद बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन एनएसजी ने जो किया, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने एक असंभव परिस्थिति में एक कमाल की योजना बनाई। उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाई, उन्होंने अपनी जानें जोखिम में डालकर तैयारी की, और उन्होंने सरकार को एक विकल्प दिया। जब सब कुछ बातचीत से नहीं सुलझता, तो हम मौजूद हैं। यही एनएसजी का काम है, यही उनकी जिम्मेदारी है, यही उनका सम्मान है। फ्लाइट 814 के यात्री घर लौटे, 175 लोग जो 8 दिन के अंधेरे के बाद फिर से रोशनी में आए। हवाई अड्डे पर जब वो उतरे तो परिवार दौड़कर आए, आलिंगन हुए, आंसू बहे। वो आंसू जो खुशी और राहत के थे, लेकिन उनमें दर्द भी था। रुपिन कात्याल का दर्द, जो नहीं लौटा। उसकी नवविवाहिता पत्नी राचेल, उसकी कहानी किसी फिल्म से ज्यादा दर्दनाक है। उसने अपने पति को उस जहाज में खोया, और उसने वो 8 दिन ऐसे गुजारे जो शायद उसकी पूरी जिंदगी से भारी थे। इस घटना ने भारत को बहुत कुछ सिखाया। एनएसजी को नई शक्तियां दी गईं, क्राइसिस मैनेजमेंट की नई व्यवस्था बनाई गई, हाईजैकिंग विरोधी नीतियां मजबूत हुईं। मौलाना मसूद अजहर, जो रिहा हुआ, उसने आगे चलकर जैश ए मोहम्मद बनाया, जो आगे चलकर पुलवामा का जिम्मेदार बना, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। इतिहास की विडंबना यही है। एक फैसले की परछाई कितने लंबे समय तक पड़ती है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और सच है। वो सच जो अखबारों में नहीं छपा, वो सच जो टीवी पर नहीं आया। एनएसजी के वो कमांडो जो 8 दिनों तक कंधार की ठंडी रातों में तैयार बैठे रहे, जो जानते थे कि उन्हें जाना पड़ सकता है और जो फिर भी नहीं डरे, उनके नाम कहीं नहीं हैं। उनके चेहरे नहीं दिखते, उनकी तस्वीरें नहीं होती, उनके परिवार भी नहीं जानते कि वो उन 8 दिनों में कहाँ थे, क्या कर रहे थे। यही उनकी जिंदगी है, यही उनका चुनाव है। पर्दे के पीछे रहकर अंधेरे में काम करना, ताकि बाकी सब रोशनी में जी सकें। आज 26 साल बाद, जब आप किसी हवाई जहाज में बैठते हैं, जब वो उड़ान भरता है और आप खिड़की से बाहर देखते हैं, तो शायद आपके जहन में यह ख्याल नहीं आता, लेकिन कहीं, किसी जगह कोई तैयार है, काली वर्दी में, हथियारों के साथ, अपना नाम छुपाकर, अपना चेहरा छुपाकर, ताकि अगर कभी वो लम्हा आए, जब 37,000 फुट पर जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक इंसान खड़ा हो, तो वो इंसान तैयार हो। IC-814 भारत के लिए सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी। ये एक आईना था, जिसने दिखाया हम कहाँ कमजोर हैं, जिसने बताया हमें क्या सीखना है, जिसने साबित किया जब सब कुछ दांव पर होता है तो कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद के बस अपना फर्ज निभाते हैं। वो यात्री जो घर लौटे, वो आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, सपने हैं। और वो कमांडो जो उनके लिए तैयार थे, वो आज भी कहीं तैयार हैं, बिना नाम के, बिना चेहरे के, बिना तालियों के। क्योंकि यही होता है असली बहादुरी, जब कोई नहीं देख रहा, तब भी खड़े रहना।